हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हाल चाल सबके सबके बढ़िया। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आर्टिकल की सीरीज लेके आए हैं। तो कल हमने बात की थी पिछले वीडियो में 1 से 4 आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। आज हम लेके आए भाग 2, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है संविधान में, और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में उसमें उल्लेखित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है, वो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें बात करें, इसमें सारी चीज़ें बात करेंगे कि अनुच्छेद के बारे में, करंट अफेयर क्या करता है, क्या कहता है, इसमें हाल ही में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स पास्ट में हुए हैं, इन सारों की बात करके हम चैप्टर को कंप्रहेंसिव यानी समग्र रूप से सारी दिशा में को ध्यान रखते हुए सब चीज़ कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिकता। नागरिकता एकल एवं बहुल प्रकार की होती है। बहुल नागरिकता हमें अमेरिका में यानी यूएसए में देखने को मिलती है। वहां पर राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग नागरिकता किसी नागरिक की हो सकती है, लेकिन इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि इंडिया में केवल एक नागरिकता होगी, चाहे वो राज्य का हो या फिर केंद्र का। कभी आपने सुना है कि आप एक निवासी हो और राज्य के अलग निवासी हो और केंद्र के हम एक ही निवासी है? सिंगल सिटीजनशिप संविधान में इसका उल्लेख है। भाग 2 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 4 नागरिकता का उल्लेख है संविधान में। भाग 2 में यह कहा गया है कि संविधान में जो नागरिकता है वो संसद के पास अधिकार हैं कि वह भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को 3 प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। सबसे पहले नागरिकता की हानि कर सकती है, यानी कि नागरिकता को छीन सकती है संसद। दूसरा, नागरिकता की गतिशीलता, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं उसी शब्द का या उसी लाइन का उपयोग करूंगा जो संविधान में एज इट इज उल्लेखित है। तीसरा, नागरिकता का अधिग्रहित होना। तो भाग 2 में, जो संविधान का भाग 2 उसमें लिखा गया है कि संसद के पास अधिकार है कि भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता की हानि, गतिशीलता और उसको अधिग्रहित कर सकती है। ये संसद के पास अधिकार है। आपके अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इन तीनों शब्द को ध्यान रखना है और याद रखना है कि इन तीनों के अलावा कोई और शब्द संविधान में मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। एक 2000 में 2000 में एमएल सिंघवी कमेटी थी। एमएल सिंघवी कमेटी, एमएल का मतलब एलएम सिंघवी है, एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। इन्होंने कहा था कि अप्रवासी भारतीय कौन होते हैं? एनआरआई, सॉरी, जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है और वो किसी अन्य देश में रह रहे हैं। तो एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा था कि जो भारत में के नागरिक नहीं है और वो अन्य देश के नागरिक है, उनके लिए भारत की नागरिकता के क्या क्या प्रावधान होंगे। तो अप्रवासी भारतीयों के लिए भारत की नागरिकता के प्रावधान के बारे में इन्होंने सिफारिश दी थी। इन्होंने दी थी एलएम सिंघवी समिति ने। इसी प्रकार 2003 में दूसरे प्रशासनिक आयोग, 2003 में दूसरे प्रशासनिक
आयोग, जिनके अध्यक्ष कौन थे, जो कब बनी थी 2003 में, और जिनके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली कौन थे, दूसरे प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष, सेकंड ARC। इसमें कहा गया कि भारत की नागरिकता पूरे देश का कानून, मानवीय भावनाएं, मानवाधिकार, भूमिपुत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक समूह है। तो 2003 में जो सेकंड ARC, दूसरे प्रशासनिक आयोग की स्थापना हुई, उसकी चेयरमैनशिप किसने की, वीरप्पा मोइली ने। उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि भारत की नागरिकता पूरे देश का कानून, मानवाधिकार, मानवीय भावनाएं, भूमिपुत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक समूह है। आगे चलते हैं। इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। इसमें डेवलपमेंट्स इंडिया के रेस्पेक्ट में, यानी इंडियन सिटीजन के रेस्पेक्ट में, और जो फॉरेनर होते हैं उनके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नागरिकता का अधिकार हैं जो इंडिया वालों को, इंडियन सिटीजन को है लेकिन फॉरेनर को नहीं है। तो ऐसे नागरिकता के अधिकार जो भारतीय नागरिकों को है, परंतु विदेशी नागरिकों को नहीं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से नागरिकता के अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक को मिले हुए लेकिन विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। सबसे पहला आता है इसमें ए, अनुच्छेद 15। जितने भी अनुच्छेद आएंगे हम उनको डिटेल में आगे वाली क्लास में, जैसे हमने वादा किया कि हम सारे आर्टिकल को 1 से लगाकर 395 तक कवर करेंगे, वैसे ही जितने आर्टिकल आएंगे उसको मैं भी संक्षेप में बताऊंगा, और जब इसका टर्न आएगा, जब ये अनुच्छेद बताने की बात आएगी तो हम उनको डिटेल से बात करेंगे, सारे केसेस के साथ। सारी केस स्टडी होती है पूरे देश में, इसके अनुच्छेद के लोग क्या क्या हल्ला हुआ है सब बात करेंगे। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एंड और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 जो अनुच्छेद 15 है वो कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि कोई व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं वो। दूसरा आर्टिकल क्या, कौन सा है? जो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है लेकिन विदेशों को नहीं। अनुच्छेद 16। जैसे मैंने कहा कि सारे अनुच्छेद आएंगे उनको हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं अभी हम संक्षेप में बात करेंगे।
अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के संबंध में समता का अधिकार। यानी हर एक व्यक्ति को, चाहे पब्लिक टॉयलेट हो, चाहे पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, सबको दिया जाएगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जाएगा। तीसरा अनुच्छेद आता है जो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है लेकिन विदेशों को नहीं। अनुच्छेद 19, ये सबको पता ही है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 21 भी इंपॉर्टेंट है, वैसे अनुच्छेद 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी आवाज रखने का पूरा हक है, यानी कि स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि अगर मेरी बात सामने वाले को पसंद नहीं है फिर भी मैं वो बात कह रहा हूं उसको, तो यही लोकतंत्र है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और कौन कौन से अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को मिले लेकिन विदेशी नागरिकों नहीं? अनुच्छेद 29 एंड 30, इसमें क्या लिखा गया है? धर्म और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 कहते हैं किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए धर्म और शिक्षा के संबंध में क्या क्या विशेष अधिकार दिए गए, उसकी सारी बात कही गई है। उसके अलावा कौन सा आर्टिकल है? उसके अलावा क्या क्या विशेषाधिकार है जो भारतीय नागरिकों को मिलेंगे? ये तो अपने बात की अनुच्छेद की कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30, ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को है लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या क्या विशेषाधिकार है जो भारतीय नागरिकों को ही मिले गए हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं मिले गए हैं। सबसे पहले आता है लोकसभा और राज्य विधानसभा के मतदान में मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार यानी जो विदेशी नागरिक है, जो विदेशी नागरिक वहीं की सिटीजनशिप, वहीं की नागरिकता उनके पास है, वो लोकसभा और राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं, केवल भारत के नागरिक ही रखते हैं। डी एफ आएगा। एफ और क्या अधिकार जो भारतीय नागरिकों को ही है, विदेशी नागरिकों को नहीं है? संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला देखते हैं जी, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा कि ऐसे नागरिकता के संबंधित अधिकार जो भारतीय नागरिक के पास है लेकिन विदेशी नागरिक को नहीं है। कौन कौन सा है? आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर देखा अपन ने आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में कोई समता का अधिकार, लोक नियोजन में समता का अधिकार, ये आर्टिकल 16। फिर देखा अपन ने आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखा अपन ने आर्टिकल 29 और 30 जिसमें शिक्षा और धर्म से संबंधित अधिकार। फिर हमने देखा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा
में चुनाव जो होता है उनमें मत देने का अधिकार। फिर देखा इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। फिर देखा मत देने का अधिकार जनरल इलेक्शन में। मत देने का अधिकार कहां? जनरल इलेक्शन में, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। आगे देखते हैं जो संवैधानिक, जो अब स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 कहता है कि स्वतंत्र भारत के समय नागरिकता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। इसमें अनुच्छेद 5 में निम्न तरीकों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा हम नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जन्म के आधार पर, कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो कैसे करेगा। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति, मैं अगर इंडिया में ही जन्मा हूं तो मुझे स्वतः ही वह इंडिया की या संसद मुझे इंडिया की नागरिकता दे देगी, यानी आधार कार्ड मुझे बना के दे देगी, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं वंश के आधार पर, कि वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है लेकिन उसके माता पिता इंडिया में रहते हैं, माता या पिता दोनों में से एक कोई इंडिया में रहते हैं, तो उसको भारत की नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। यानी कि उसका वंश, यानी कि वो इंडिया में, उसके माता पिता इंडिया में रहते हैं लेकिन उसका जो जन्म है वो बाहर हुआ है, तो वो इंडिया की नागरिकता वंश के आधार पर ले सकता है। सी बात करते हैं अपन पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा भी ग्रहण कर सकता है। कैसे? कोई व्यक्ति बाहर रहता है, मैं अमेरिका रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ी को भारत की नागरिकता मिले, तो मैं क्या करूंगा, इंडिया में आऊंगा और 7 साल तक मुझे इंडिया में रहना पड़ेगा। इंडिया में मैं 7 साल तक रहा और 7 साल रहने के बाद मैं किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाके मैं वहां पर पंजीकरण करवा सकता हूं कि मैं अब इंडिया में 7 साल रह रहा हूं, तो 7 साल के आधार पर मुझे इंडिया की नागरिकता दे दी जाए। दूसरा, अगर कोई जो बाहर का विदेशी नागरिक है वो मेच्योर्ड है और वो बाहर रह रहा है और वो इंडिया में आता है और कुछ समय तक अच्छा व्यवहार दिखाता है, तो उसे भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। डी बात करते हैं प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से, कि किसी नागरिक को प्राकृतिक रूप से कैसे भारत की नागरिकता मिलने का अधिकार संविधान में बताया गया है। संविधान ने साफ उल्लेखित किया है कि नेचुरलाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलाइजेशन, कि प्राकृतिक रूप से कैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। उसमें संविधान में लिखा गया 3-4 कंडीशन लिखी गई है कि अगर भारत की कोई व्यक्ति भारत में रहता है, उसका अच्छा व्यवहार है सबके प्रति, चाहे संविधान के प्रति, रूल ऑफ लॉ के प्रति, संसदीय प्रणाली के प्रति, संस्थागत जो संसद के संस्थागत है संस्थान है उसके प्रति, अगर उसका अच्छा व्यवहार है तो उसे प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरा, अगर उसे अनुसूची 8 के तहत जो 22 भाषा लिखी गई है संविधान में, उनमें से कोई एक भाषा उसे अच्छे रूप से आती है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर देखते हैं डी, क्षेत्र समावृष्टि, क्षेत्र समावृष्टि के द्वारा। यह नाम से स्पष्ट है, अगर भारत सरकार या केंद्र सरकार या संसद किसी क्षेत्र को समावृष्टि कर लेती है, अपने अंदर मिला लेती है, तो वहां के जो नागरिक है वो स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे। ये 5 आधार हैं अनुच्छेद 5 में लिखे गए हैं जिससे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए प्रवासी को भारत की नागरिकता पाने का अधिकार।
आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसे भारत के नागरिकता कैसे दी जाएगी, उन सारे प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, भारत से पाकिस्तान गए प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने या लेने का अधिकार। देखो याद भी अच्छे से हो जाएंगे, 5 और 6 सॉरी 6 और 7। तो 6 में क्या लिखा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं, और 7 में क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं। ज्यादातर जो संविधान लिखा गया है वो 1947 से 50 के बीच में लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें कही गई हैं अनुच्छेद में, वो आजादी के समय की बात है कि उस टाइम भारत की नागरिकता किससे मिलेगी, किससे नहीं। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि अनुच्छेद 8 अप्रवासी भारतीयों को भारत की नागरिकता के संबंध में, भारत की नागरिकता के संबंध में किए हुए प्रावधान अनुच्छेद 8 में लिखे गए हैं। जैसे अप्रवासी भारतीय कौन कौन हो सकते हैं, ये एक नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि अप्रवासी, यानी कि प्रवासी भारतीय। दूसरा अप्रवासी भारतीय कौन होगा, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। तीसरा अप्रवासी भारतीय कौन हो सकता है, OCI का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का विदेशी नागरिक। देखो इन तीनों में अंतर क्या है। जो NRI है, NRI कौन होते हैं, जो भारत के तो नागरिक है, भारत के नागरिक, लेकिन कई और कंट्री में जाकर नौकरी कर रहे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट चलता है ना ब्रेन ड्रेन का, कि यहां से जो टैलेंट है, यहां से जो स्टूडेंट है, जो अच्छे पढ़े लिखे IITian है, वो कहीं और देश में जाकर बसते हैं, वहीं पे नौकरी करते हैं। इंडिया की सिटीजनशिप इनके पास है, इंडिया की नागरिकता उनके पास है, लेकिन वो किसी अन्य देश में बस गए हैं। दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नाम से स्पष्ट है, इंडिया के ओरिजिन तो है, यानी इंडिया के मूल के तो है, लेकिन वो बाहर है, यानी किसी कारण वो किसी कंट्री में काम के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए वहां गए हुए हैं। फिर तीसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, भारत का विदेशी नागरिक, ओरिजिन भारत का है, लेकिन वो बाहर किसी कारण से रह रहे हैं, चाहे वो वीजा के रूप में, चाहे टूरिस्ट वीजा के रूप में वहां बाहर गए हुए हैं। संविधान में इन तीनों की बात कही गई है, जिसमें खास तौर से PIO और OCI, इनके बीच में जो अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का जो बंटवारा है, जिसमें OCI को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि OCI के पास ज्यादा नागरिक अधिकार है, ज्यादा अधिकार है भारत में किसी भी कार्य, कुछ भी करने के लिए। जैसे हम बात करते हैं OCI को क्या क्या अधिकार है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विदेशी नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्या क्या राइट मिले हुए हैं। जैसे पहले बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल के पद पर नियुक्त या चुनाव लड़ने का अधिकार, नियुक्त या चुनाव लड़ने का अधिकार।
दूसरी बात करते हैं कि दूसरा क्या अधिकार है जो ओसीआई भारत के विदेशी नागरिक को मिला गया है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। नियुक्त होने का अधिकार। तीसरी बात करते हैं, भारत में किसी भी प्रकार का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पाने का अधिकार। चौथा बात करें कि ओसीआई यानी भारत के विदेशी नागरिक को और क्या राइट मिलेगा इंडिया में। चौथा है संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। तो हमने बात की कि जो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय देश का निवासी, और एक दूसरा है ओसीआई, भारत का विदेशी नागरिक, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, जिसमें ओसीआई को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को ज्यादा अधिकार प्राप्त किए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर नियुक्त या चुनाव लड़ने का अधिकार। दूसरा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। तीसरा, किसी भी सरकारी या निजी कंपनी में वो नौकरी ले सकता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेने का अधिकार। फिर चौथा क्या है? चौथा, संसद या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में या विधान परिषद के किसी भी सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। ये अपन ने बात की। आगे चलते, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने या छोड़ने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, वॉलेंटरीली अगर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसके रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा जो गृह मंत्रालय अधीन आता है। उसके हर कैपिटल या हर एक, जैसे जयपुर में ऑफिस है तो हर एक राज्य के कैपिटल में इसका ऑफिस है। वहां जाकर व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग दे या उसको छोड़ दे तो स्वतः ही उसकी नागरिकता को, भारत की नागरिकता को कैंसिल माना जाएगा या कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकार को बनाए रखना, कि ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि जो इंडियन सिटीजनशिप है वो बनी रहे, किसी भी देश या किसी भी विपक्षी देश के बहकाव में आकर उसे त्याग न दे, छोड़ न दे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि संसद को भारत की नागरिकता में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार। संसद के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 11 के तहत कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रावधान, किसी भी नियम, किसी भी गाइडलाइन, किसी भी एसओपी के अंदर वो परिवर्तन कर सकता है। अब देखते हैं कि जो भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता
को समाप्त करने के क्या क्या प्रावधान है? समाप्त करने के प्रावधान, समाप्त करने के प्रावधान। सबसे पहला आता है, सबसे पहला आता है कि व्यक्ति द्वारा नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ देने पर, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग रहा है तो भारत का जो कानून है कहता है कि उसकी नागरिकता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है कि भारत की नागरिकता को समाप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे भारत की नागरिकता उससे ले सकते हैं या जा सकती है उससे भारत की नागरिकता। दूसरा कहता है कि व्यक्ति द्वारा नागरिकता बर्खास्त के द्वारा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता बर्खास्त कब होगी उसकी नागरिकता, जब वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। लेकिन इसमें कंडीशन है, संविधान में लिखा गया है कि अगर वॉर की स्थिति में कोई युद्ध चल रहा है भारत देश का किसी अन्य देश से, भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी युद्ध चल रहा है भारत का किसी अन्य देश से, उस समय भारत की नागरिकता इस प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं छोड़ सकता है। ये क्लियरली संविधान में लिखा गया है। अगर वॉर नहीं है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। तीसरा देखते हैं, व्यक्ति का नागरिकता से वंचित करने का राइट, कि ऐसे क्या कंडीशन है जिसमें भारत की नागरिकता उस व्यक्ति से छीन ली जाएगी। 3-4 कंडीशन है। एक है, अगर वो संविधान के प्रति डिसलॉयल, यानी कि संविधान के प्रति भले बुरे शब्द मीडिया में कहे, लिखे, तो उससे भारत की नागरिकता से वंचित मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर वो किसी विदेशी कोई विपक्षी राष्ट्र जिससे भारत देश की या किसी देश के साथ, किसी विपक्षी देश के साथ दुश्मनी है और उसके साथ वो संबंध रखता है तो उसकी नागरिकता उससे वंचित कर दी जाएगी। फिर तीसरा, अगर कोई व्यक्ति एक तो हो गया संसद के प्रति अपमानजनक व्यवहार, उस पर टिप्पणी करे। दूसरा, कोई दुश्मन राष्ट्र का सपोर्ट करे। तीसरा, अगर उसने नागरिकता बाय फ्रॉडली उसने, यानी धोखे से उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा ये। चौथा, अगर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति बाहर किसी विदेशी देश में 7 साल तक रहता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित मान लिया जाएगा। तो अपने 4 कंडीशन देखी। सबसे पहले संविधान के प्रति डिसरेस्पेक्ट दिखाए, फिर अगला किसी अन्य विदेशी देश के साथ उसने संबंध बना लिए हैं या अपनी नेशनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन की बाहर दे रहा है तो उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। फिर किसी उसने धोखाधड़ी से उसने अपनी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वीकार की थी, उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखा अपन ने कि अगर कोई व्यक्ति बाहर 7 साल तक अगर रहता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता उससे वंचित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये हाल ही में पास किया गया था 2019 में, लेकिन इसके पास करने की कब पास किए गए थे ये पूछा जाता है एग्जाम में। मैं बता रहा हूं, जैसे 1957 में पास किया गया, संशोधन किया गया। ये मूल एक्ट तो 1955 का है, लेकिन उसमें संशोधन कब किए गए वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आप याद रखना कि नागरिकता अधिनियम में कब संशोधन किए गए। एक 1957 में किया, एक 1960 में किया गया, एक 1985 में किया गया, एक 1986 में किया गया, एक 1992 में किया गया, एक 2003 में किया गया, एक 2005 में किया गया, एक 2015 में किया गया, एक 2019 में किया गया। जो लेटेस्ट है वो 2019 का है। तो हम अभी लेटेस्ट पढ़ेंगे करंट अफेयर के साथ कि क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में पास हुआ है, जो सीए का प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, इसके पीछे क्या क्या कारण थे और क्या क्या इसके प्लस और माइनस थे, ये भी बात करेंगे। साथ ही इसके कंक्लूजन भी बात करेंगे क्या होना चाहिए। तो इसके मुख्य प्रावधान की बात करें, इसके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के, इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक के राष्ट्र हैं, भारत के जो अल्पसंख्यक के पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये 6
छह अल्पसंख्यक को अगर उनके देश में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है तो वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया हो। फिर से सुनिएगा कि भारत के पड़ोसी राज्य जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अगर कोई प्रताड़ना हुई है, अल्पसंख्यक कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, और यही पे मुद्दा बनता है, इस पर हम बात करेंगे। कौन कौन अल्पसंख्यक है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी। इन छह पर अगर कोई प्रताड़ना की गई है तो वह भारत का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2014 के पहले या उसी दिन तक अगर करवा दिया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है? 31 दिसंबर 2014 को अगर रजिस्ट्रेशन कहां पर? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये किसके अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। अगर यहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, जिन जिन अल्पसंख्यकों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है उससे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बात करते हैं कि इसके सीए के प्रोटेस्ट हुए थे ना 2019 में, उसके पीछे क्या कारण है, क्या प्लस है क्या माइनस है? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है उसके क्या प्लस है और क्या माइनस है, दोनों की बात करेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या प्लस है, प्लस पॉइंट क्या क्या है। प्लस पॉइंट, इसके पहले नेगेटिव दे दे, क्योंकि नेगेटिव अगर हम अपने पास प्रॉब्लम होगी तभी समाधान ढूंढ पाएंगे। तो अपन पहले नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव क्या क्या है। तो नेगेटिव है कि एक असम एकॉर्ड है, असम एकॉर्ड 1985 में, इसमें कहा गया है कि 31 मार्च 1974 तक कोई प्रवासी असम के आसपास के जो राज्य है उनके आसपास है जो देश है, अगर वहां से असम में जाते हैं कब? 31 मार्च 1974 के पहले, तो उन्हें नागरिकता देना गलत है। क्योंकि असम एकॉर्ड में खुद में लिखा गया है कि 31 मार्च 1974 के पहले अगर कोई आया है तो उसे इमिग्रेंट यानी कि उसे अप्रवासी माना जाएगा, उसे वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहां से जिस देश से आया है उसे वापस वही देश में भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें लिखा गया असम एकॉर्ड में। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सीए कहता है कि नागरिकता देंगे और असम एकॉर्ड कहता है कि हम उसी व्यक्ति को हम भेज देंगे वापस। जैसे रोहिंग्या है, तो बांग्लादेश से जितने रोहिंग्या, म्यांमार से जितने रोहिंग्या आए गए हैं भारत देश में, उनको असम एकॉर्ड 1985 के तहत 31 मार्च 1974 को जो जिससे पहले आ गए हैं उनको वापस उन्हीं के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये सीए और एक दूसरे के विपरीत दिखा देते हैं। एक करता है नागरिकता देने की बात, एक करता है डिपोर्टेशन की बात, कि उसी व्यक्ति को वापस उसी देश में भेजने की बात। एक है आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्विलिटी, राइट टू इक्विलिटी, इसका उल्लंघन होता है। एक है आर्टिकल 25 जो रिलीजन के बारे में बात करता है, रिलीजन के बारे में। इसमें कहा गया अगर हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन अगर इनके साथ अगर भेदभाव हुआ तो मुस्लिम के साथ भी तो हुआ होगा ना, क्योंकि रोहिंग्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है म्यांमार की, वो म्यांमार में सर्वाधिक मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तान में सर्वाधिक मुस्लिम कम्युनिटी है और बांग्लादेश में भी है। तो कहीं ना कहीं इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। जो प्रेमबल की जो भावना है, सेक्युलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्ष भावना है, उसका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिलता है। दूसरा, अगर जो 6 अल्पसंख्यक जो पिछले बताया था उनको ले रहे तो रोहिंग्या और तमिल जो कि श्रीलंका से आते हैं, उनको क्यों नहीं भारत की नागरिकता दे रही है? ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी देता है कि अगर आप हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन इनको अगर आप नागरिकता दे रहे हो तो रोहिंग्या और तमिल को भी दो, ये भी माइनॉरिटी, ये भी अल्पसंख्यक है, तो इनको भी आप नागरिकता दे सकते हो, लेकिन उनकी बात नहीं कही गई है इस सीए में। तो ये कहीं ना कहीं अपने को नेगेटिव पॉइंट दिखते हैं जिससे देश, और एक आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन या फिर बाइलेटरल रिलेशन, यानी अगर भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उनकी माइनॉरिटी को लेता है और अन्य पड़ोसी देश के साथ नहीं लेता है तो उनसे जो बाइलेटरल रिलेशन है, जैसे भूटान के साथ, जैसे नेपाल के साथ, तो ये कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है, बाइलेटरल द्विपक्षीय संबंध है, ये खराब होने का खतरा रहता ही है। हमने बात की नेगेटिव की, अब बात करते हैं पॉजिटिव की। सीए के पॉजिटिव क्या क्या है?
सीए के पॉजिटिव क्या क्या है? पहला है कि जो प्रताड़ना जो अल्पसंख्यकों को मिली है, अल्पसंख्यकों को मिली है, कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान की बात है कि अगर मुस्लिम देश में या फिर किसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार, कोई प्रताड़ना हो रही है, तो अगर भारत उनको ले रहा है तो ये तो अच्छी बात है, ये मानवाधिकारों का संरक्षण हुआ ना। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला? मानवाधिकारों का संरक्षण। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत ने वादा कर रखा है, जिन प्रस्तावों पर साइन कर रखा है 1993 में, मानवाधिकार का संरक्षण, यूएन का कन्वेंशन है मानवाधिकार का संरक्षण, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट, इन पे साइन कर रखा है, तो उनका इंडिया का कहीं ना कहीं राइट है कि कहीं ना कहीं बाइंडिंग है कि वो कि अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटी का मानवाधिकारों का संरक्षण करे, तो उसके प्रति इनको लेना चाहिए, भारत की नागरिकता देनी चाहिए। आगे देखते हैं कि और क्या क्या पॉजिटिव है। जैसे एक मुझे याद आता है कि 1972 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट इंडिया ने लगभग 12 लाख लोगों को बांग्लादेश से माइनॉरिटी के नाम पर या प्रताड़ना के नाम पर या उन पे हुई हिंसा के नाम पर उन्होंने भारत की नागरिकता दी थी, तो अभी क्यों नहीं दे सकते? 1972 में गवर्नमेंट इंडिया ने 12 लाख लोगों को अगर नागरिकता उस टाइम पे दी थी, तो अभी भी इतनी ही शरणार्थी है, तो उनको भी हम नागरिकता दे सकते हैं ना। फिर बात करें अगले कि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन इसमें महत्वपूर्ण है। अगर सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर असम के आसपास के जो देश है वहां से कोई नागरिक आ रहा है और उसमें अगर उसको कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सेंटर की पॉलिसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या गांव में अगर लागू नहीं होगी, तो कैसे इस सीए का इंप्लीमेंटेशन माना जाएगा? जैसे एक नेगेटिव पॉइंट मुझे और याद आता है, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और याद आता है, डॉक्यूमेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति है जो एक तारीख दे दी उन्होंने, भारत सरकार ने, एक व्यक्ति इस तारीख को अगर वो आया है, तो उसे प्रूव करना होगा कि वो भारत का सिटीजन है, उसे प्रूव करना होगा कि उसने रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे कर लिया था, यानी 31 दिसंबर 2014 कर लिया था। क्या आपको लगता है उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे? क्या लगता है उनके पास आधार कार्ड बने होंगे? क्या लगता है उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, कोई प्रॉपर्टी का कागज होगा जिसको वो साबित कर सके कि वो भारत के निवासी थे? तो कहीं ना कहीं ये जो सीए का बिल है उसके अंदर कोई लूप होल दिखता है, कोई ना कोई नेगेटिव बात दिखती है, जिससे ये भारत के नागरिक कैसे सिद्ध करे कि वो थे, जिससे उनको भारतीय नागरिकता मिल जाए। तो ये डॉक्यूमेंट का मिसमैच है, जो डाटा नहीं है, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, क्या उसको भारत में नहीं रखा जाएगा? क्या उनको वापस अपने देश भेज दिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं। अब इसके समाधान की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरसी क्या होता है। एनआरसी होता है भारतीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, या फिर इंडियन सिटीजन रजिस्टर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर। जो सीएए है और एनआरसी, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है ये देखते हैं अपन। जो सीए है ना, वो नागरिकता देने की बात करता है, प्लस भारतीय नागरिक अगर हैं तो उन्हें स्वतः उनकी भारत की नागरिकता उनका प्राप्त है ही है। लेकिन जो एनआरसी है वो भारतीय नागरिक तो है ही है, लेकिन जो इमिग्रेंट है, जो अप्रवासी है, जो बाहर के लोग हैं, बाहर के नागरिक है, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे तमिल हो, चाहे कोई भी अदर कम्युनिटी के जो भारत के निवासी नहीं है, उनको निकालने की बात कहता है। यानी एनआरसी में वही लोग रहेंगे जो भारत के निवासी है या जो नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2000 पहले थे या भी 31 मार्च 1974 के पहले थे, तो इनकी बात करता है। तो सीए है, तो इसमें भी हाँ, इसमें ये जो अल्पसंख्यक है, जो आपने बात की अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जैसे जो 6 अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता देने की बात भी कर रहा है। सीए भारत की नागरिकता देने की बात कर रहा है, लेकिन एनआरसी अप्रवासी भारतीय हैं उनको छाटने की, उनको निकालने की बात कर रहा है। तो इस पे क्या मेरी राय क्या हो सकती है? आप इस पॉइंट पे क्या कह सकते हैं कि भारतीय जो नागरिक है उनको अगर अप्रवासी, जो भारत ने ये जो एक्ट पास किया है और भी कुछ अभी पिछले कुछ महीनों में इंप्लीमेंट करने की बात कही थी और इंप्लीमेंट होना शुरू भी हो चुका है, और असम में बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी अभी भी जारी है, अभी भी हो रहे हैं।
तो भारत सरकार और जहां पर प्रोटेक्टर है उनको मिलजुल कर बातचीत से ये मामला सुलझाना चाहिए। और मेरी राय में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उनके जो प्रावधान है उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर उनकी स्पष्टता करने की बात करी जानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का काम है कि वो संविधान में जितने प्रावधान है उनकी व्याख्या करे, उनका इंटरप्रिटेशन करे। तो पहले ये हो सकता है। दूसरा, सरकार ऐसी कोई कमेटी बनाए जो लोकल लेवल को भी शामिल करे, स्टेट को भी शामिल करे और एक्सपर्ट को भी शामिल करे, जिसमें एक निष्पक्ष जांच के थ्रू एक निर्णय तक पहुंचे, जिससे सारे लोग मिले हुए हों, जिसमें लोकतंत्र के जरिए सारे लोग मिले हुए हों लोकतंत्र के तहत, तो उससे कहीं ना कहीं समाधान तक पहुंचा जा सकता है। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हमेशा भारत के संविधान में जो मूल तत्व है, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, सहिष्णुता है या फिर सामाजिक सद्भाव है, इनको बनाए रखते हुए सरकार, केंद्र सरकार, लोकल सरकार या स्टेट सरकार की ये उनको पास ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो भारत के नागरिकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं इनमें जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग जिनके पास हित या फिर नागरिक अधिकार से वंचित रह चुके हैं, तो इन संस्थाओं को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार को उन्हें अपने स्तर पर अपने हितों और नागरिक अधिकारों से संरक्षित किया जाना चाहिए। इस पर मेरे विचार ये थे। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए यही रोकते, आगे के आर्टिकल हम नेक्स्ट सीरीज में ला ही रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।